कक्षा 10 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपने पाठ्यपुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय में अभी तक हमने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा था कि जो जंतुओं में लैंगिक जनन होता है वो किस तरह होता है, किस तरह लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, कौन से लैंगिक अंग होते हैं और उनसे कैसे अर्धगुणसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की मात्रा पैतृक कोशिका की अपेक्षा आधी होती है, उन कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। और युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और उसके विभाजन से नया जो है जीव उत्पन्न होता है भ्रूण के द्वारा। तो यह सारी चीज़ें हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें यह लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। पुष्पी पौधों को, जितने भी पुष्प वाले पौधे हैं, उन्हें जिस वर्ग में रखा जाता है उसे आवृत बीजी पौधे कहते हैं। सभी पुष्पी पौधों को इसी वर्ग में रखा जाता है और उनमें जो जनन अंग होता है वह पुष्प में स्थित होता है। इनका जनन अंग कहाँ स्थित होता है? इनके पुष्प में स्थित होता है। पुष्प के भीतर जो अंग जनन का कार्य करते हैं उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर वह इनके जनन भाग होते हैं, जिनमें कि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो पुष्पी पादपों में पुष्प जो है वह जनन का अंग होता है और उसके भीतर जो अंग पाए जाते हैं जो कि जनन की क्रिया को करते हैं वह होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। इनके भीतर ही जनन कोशिकाएं बनती हैं। और ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही जनन भाग होता है, मतलब दोनों जनन भाग पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में नहीं होते हैं, केवल दोनों में से एक ही भाग होता है, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि हम पपीता में देखते हैं और तरबूज में देखते हैं। मतलब इनमें सभी फूल व फल में परिवर्तित नहीं होते हैं, कुछ ही फूल होते हैं जो कि फलों में परिवर्तित होते हैं। मतलब इनमें पाए जाने वाले पुष्प नर प्रकार के या मादा प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही जनन भाग पाया जाता है उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन जब एक ही पुष्प में, एक ही फूल में दोनों जनन भाग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों स्थित होते हैं तो ऐसे पुष्पों को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही जनन भाग एक ही पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेसर का काम क्या है? पुंकेसर में जो है वह पराग कणों का निर्माण होता है और यह जो पराग कण बनते हैं ये सामान्य रूप से पीले रंग के ही हमें अक्सर दिखाई देते हैं। कहने का मतलब जो सामान्य रंग होता है पराग कणों का वह क्या होता है? पीला होता है। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। तो पुष्प के भीतर दोनों जनन भाग पाए जाते हैं। एक जनन भाग नर भाग होता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, दूसरा जनन भाग मादा जनन भाग होता है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो पुंकेसर स्त्री केसर में कौन सा नर भाग है, कौन सा मादा भाग है, यह हम जान चुके हैं। यह जो मादा जनन भाग होता है यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है। मतलब यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे जो हिस्सा होता है जहाँ से पुष्प डंठल से जुड़ा रहता है, उस सबसे नीचे आधार वाले भाग को, जो कि उभरा हुआ दिखाई देता है, हमें गोल उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है, स्त्री केसर का वह भाग अंडाशय कहलाता है। जबकि उसके बीच एक लंबा सा भाग होता है नली के रूप में, उसे हम वार्तिका कहते हैं। और वार्तिका का जो शीर्ष भाग होता है वह वार्तिकाग्र कहलाता है। तो स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भागों से, अंडाशय, वार्तिकाग्र और वार्तिका। वार्तिकाग्र सामान्य रूप से यह चिपचिपा जैसा होता है और उसके चिपचिपा होने के पीछे कारण यह है कि जब परागकण किसी भी माध्यम से उसके पास तक पहुंचते हैं तो यह परागकणों को उस अपने ऊपर चिपकाने का काम करता है, उन्हें चिपकने के लिए स्थान देता है। तो चिपचिपापन क्यों होता है? जिससे परागकण उस पर चिपक जाए। आधार भाग जो है
वह अंडाशय में जो जिसे अंडाशय कहते हैं उसमें बीजांड उपस्थित होते हैं आधार भाग पे स्त्री केसर के, और जो प्रत्येक बीजांड होता है उसके भीतर अंड कोशिका पाई जाती है। मतलब अंडाशय के भीतर बीजांड, बीजांड के भीतर अंड कोशिका पाई जाती है। अब बीजांड के भीतर ही कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि अंड कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अंड कोशिका किसके भीतर होती है? बीजांड के भीतर, और बीजांड अंडाशय के भीतर। परागकण अंड कोशिका से संलयित होकर ही युग्मनज या जायगोट का निर्माण करते हैं। परागकण जब निकलता है पुंकेसर से तो वह किसी न किसी माध्यम से वार्तिका तक पहुंचता है, वार्तिका से फिर होते हुए वार्तिकाग्र तक पहुंचता है, फिर वार्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाता है और उससे जुड़ करके युग्मनज या जायगोट का निर्माण करता है। यह सामान्य सी प्रक्रिया पुष्प के भीतर हमें देखने को मिलती है। जनन कोशिकाओं के संलयन की यह जो क्रिया है, जिसमें पुंकेसर से निकलने वाला परागकण और स्त्री केसर में पाई जाने वाली बीजांड के भीतर अंड कोशिका, दोनों के संलयन की क्रिया को संयुग्मन अथवा निषेचन कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि दोनों तरह की कोशिकाओं के संलयन की क्रिया, आपस में जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुग्मन या निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया में दो स्थितियां बनती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए परागकण, मतलब अपने ही पुष्प के पराग वार्तिकाग्र पर उस पुष्प के परागकण चले जाएं, तो इस तरह होने वाला जो परागण होता है वह स्वपरागण होता है। उसे क्या कहते हैं? अपने ही पुष्प के पुंकेसर द्वारा जब अंडाशय का जो है पराग निषेचन हो जाता है या उससे आकर मिल जाता है, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि यह बच्चों एक ही पुष्प के भीतर होता है। उसी पुष्प का पुंकेसर होगा, परागकण होगा, उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर चला जाएगा, तो वहाँ स्वपरागण की क्रिया होती है। जबकि एक पुष्प का परागकण जब दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, उसी पौधे के या दूसरे पौधे के पुष्प की, मतलब पुष्प बदल जाता है और परागकण और अंडकोशिका दोनों अलग अलग पुष्प से संबंधित होते हैं। मतलब परागकण किसी और पुष्प का होगा और अंडकोशिका किसी और पुष्प की होगी। तो यह जो इस तरह का परागण होता है इसे पर परागण कहते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है किसी को कि स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। स्वपरागण एक ही फूल के भीतर स्थित पुंकेसर स्त्री केसर के बीच होता है, और पर परागण अलग अलग फूलों के में स्थित स्त्री केसर और पुंकेसर के बीच होने वाला परागण होता है। पराग कणों का पुंकेसर से वार्तिकाग्र तक स्थानांतरण या विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। कैसे पहुंचते हैं परागकण स्त्री केसर के वार्तिकाग्र तक? इसके लिए कई माध्यम कार्य करते हैं, जैसे वायु, हवा, जल, पानी या कोई जीव जिसके द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। तो परागकण को कई माध्यम सहायता करते हैं वार्तिकाग्र तक पहुंचने में। परागकणों का वार्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह भी कई बार पूछा जाता है कि परागण क्या है, तो यह याद रखिए कि जो परागकण हैं उनके वार्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, जुड़ने की क्रिया नहीं अंडकोशिका से, किस माध्यम से वह परागकण वार्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उनके पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। और परागकणों के अंडकोशिका से जुड़ने की क्रिया को, संलयित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब भी परागकण अंडकोशिका से संलयित होता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो परागण परागकण को पहुंचाना हो गया और निषेचन अंडकोशिका से परागकणों के जुड़ने की क्रिया हो जाती है। तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, परागण क्या है और निषेचन क्या है। निषेचन के हो जाने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। जब दोनों युग्मक पुंकेसर से निकलने वाला परागकण और अंडकोशिका दोनों ही आपस में मिल जाते हैं, तो इस निषेचन क्रिया के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें कई विभाजन होते हैं, और विभाजन के बाद इस संरचना को हम भ्रूण कहने लगते हैं। जो पहले युग्मनज था, जब विभाजन नहीं हुआ था, जब इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है, कई हिस्सों में बंट जाता है,
तो हम उसे क्या कहते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो, भ्रूण कहा जाता है। बीजांड जो है इस भ्रूण के चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेता है और इस कठोर आवरण से घिरी हुई संरचना को ही हम बीज के रूप में पहचानते हैं। बीजांड के भीतर जो निषेचन के फलस्वरूप बनता है। बीज जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उससे उसका अंकुरण होता है, एक नवोद्भिद का विकास होता है और बीज से जब यह जो नवोद्भिद निकलने की क्रिया है, इस विकास की क्रिया को हम अंकुरण के नाम से जानते हैं। तो नवोद्भिद का विकास होता है और अंकुरण वह क्रिया कही जाती है। संरचना देख लीजिए एक पुष्प की कि किस तरह होती है। ये एक लंबवत काट है पुष्प की, अंतर्ध काट, और उसमें दिखाई दे रहा है कि यह वार्तिकाग्र है आपका इसमें, और बीच वाला हिस्सा, बीच नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है वह अंडाशय होता है। अंडाशय के भीतर ही बीजांड होता है, बीजांड के भीतर ही अंडकोशिका पाई जाती है और यह लंबा सा भाग वार्तिका होता है और ऊपर जो चपटा सा हिस्सा होता है चिपचिपा सा, वह वार्तिकाग्र कहलाता है। यह तीनों हिस्से मिल करके स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। परागकोश चारों ओर निकले हुए और ऊपर डंठल जैसी संरचना में लगे हुए कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें परागकोश कहते हैं और यह दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है परागकोश और दूसरा होता है उस परागकोश को पुष्प के आधार से जोड़ने वाली संरचनाएं जिन्हें तंतु कहते हैं। परागकोश और तंतु मिल करके पुंकेसर बनाते हैं। और बाकी संरचनाएं होती हैं, जो रंगीन भाग होता है पुष्प का वह दल कहलाता है, पंखुड़ी जिसे कहते हैं, और नीचे उसके मुकुट जैसी संरचना होती है हरे रंग की, यह बाह्य दल कहलाता है। एक सामान्य पुष्प की जो अंतर्ध काट होती है कुछ इस तरह होती है। उसके बाद स्त्री के एक एक भाग की संरचना थोड़ा देख लिया जाए कि यह आपका वार्तिकाग्र है, इसका स्त्री केसर है। स्त्री केसर की संरचना किस तरह है, एक वार्तिकाग्र पर कैसे परागकण पहुँचते हैं, कैसे उनका अंकुरण होता है। परागकण यहाँ आकर वार्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और उसके बाद यह इनका अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने के बाद ये कहाँ भागते हैं, उसी वार्तिका से होते हुए नीचे अंडाशय तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो नर युग्मक परागकण जो है वह जब वार्तिकाग्र के सिरे पर पहुँचता है, वहाँ चिपक जाता है, वहाँ वह अंकुरित हो जाता है और वार्तिका से होते हुए एक परागनली बनाता है और वह परागनली उस परागकण को पहुँचा देती है अंडाशय के भीतर और जहाँ पे मादा युग्मक से वह जुड़ जाता है। तो यह क्रिया होती है निषेचन की क्रिया। इसके बाद अंकुरण की क्रिया होती है। अंकुरित कैसे होता है, एक बीज का कैसी संरचना होती है वह देख लीजिए। यह एक चने का बीज है, अगर उसको खोला जाए तो दो दालें निकलती हैं, जिसे हम एक दाल को क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। और कितने बीज पत्र पाए जाते हैं इसमें, दो बीज पत्र पाए जाते हैं। यह पौधा कैसा है, दो बीज पत्री पौधा, इसी आधार पर इसे हम कहते हैं। बीच में दोनों बीज पत्रों को जोड़ता हुआ एक भ्रूण पाया जाता है और इसी भ्रूण में प्रांकुर होता है जिससे तने का निर्माण होता है, भावी प्रारोह का निर्माण होता है और नीचे मूलांकुर होता है जिससे जड़ का या भावी जड़ का निर्माण होता है। तो अंकुरण की क्रिया में प्रांकुर और मूलांकुर का जन्म होता है और दोनों जो बीजपत्र होते हैं उसको भोज पदार्थ उपलब्ध कराते हैं उन परिस्थितियों में, चूंकि उसमें जड़ तना पत्तियाँ नहीं है तो उस विषम परिस्थिति में उसे भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, वह बीज पत्र करता है, जिसमें भोज्य पदार्थों का संचय बीज में रहता है। तो यह था आज का लेसन। इसमें हमने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार होती है यह हमने देखा। और इस लेसन से संबंधित कोई भी डाउट अब भी आपके दिमाग में है तो उसे आप कमेंट करके हमसे ज़रूर क्लियर कर लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ कि लैंगिक जनन में और क्रियाएं क्या होती हैं, जंतुओं में किस तरह लैंगिक जनन होता है, उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।